जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हमारी कॉन्सेप्ट की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है और जो कि पेपर 2 मैथ की हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने एक अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस का एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि नाम है 20 डेज सीरीज़, ठीक है ना। तो आज उस 20 डेज सीरीज़ का डे नंबर 4 है। अभी तक हम लोगों ने 3 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की क्लासेस हम लोग इस पे लाते रहते हैं सारी टीचिंग से रिलेटेड। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक फैक्ट है एक तरह का। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण पूर्णांकों यानी कि इंटीजर्स के लिए सत्य है। तो ठीक है, देखिए पूछ रहा है आपसे इंटीजर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सत्य है। तो इसमें कह रहा है व्यवकलन में क्रम विनिमयता को नहीं दर्शाता है, ये दोनों कट जाते हैं। एसोसिएटिविटी इन डिविजन, साहचर्यता भी नहीं है, विभाजन में डिवीजन में भी नहीं होता है। ये क्लोजर इन सब्ट्रैक्शन व्यवकलन में समृद्ध होता है, ठीक है ना। अब ये होता क्या है वो मैं अगर आप लोगों के साथ बताना चाहूँ, जैसे अगर मान लो मैंने दो इंटीजर ले लिए, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 7, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 7 में से 5 को, तो 7 - 5 ये आ गया आपका 2, ये भी एक इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना। तो व्यवकलन का जो व्यवकलन में समृद्धता का नियम है वो यही कहता है कि अगर किसी इंटीजर में से एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर में इंटीजर प्राप्त होता है। तो इसको ये फॉलो करता है, ठीक है ना। तो एक ये इस छोटा सा क्वेश्चन था जिसको कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो आगे आपका अगला क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे आसान प्रश्नों से स्टार्ट किया हूं, ठीक है ना। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए आप ध्यान से जरा क्या कहना चाह रहा है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड मास से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आप पेपर में करेंगे ना तो इसमें कुछ लिखना मत, ऐसे ही एकदम क्वेश्चन में ही आप आंसर कर सकते हो। जैसे मैं अगर कोशिश करूं आपको बताने की, तो देखिए ये पहले सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के, फिर जाकर के बड़े ब्रैकेट को, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 में से 1 गया तो -1 आ गया आपका, ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो गया तो +1 हो गया, तो 2 में जुड़ गया तो यहाँ पे आ गया आपका 3, और ये बाहर माइनस है तो ये -3 हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको पहले मत मल्टीप्लाई कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। आपको इसको करोगे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3 × -2 तो 6 आ जाता है प्लस का, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और ये सारे आपके बड़े ब्रैकेट में है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, 6 में से आप पहले -3 कर दोगे, फिर ये 8 बचा हुआ है बाहर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 6 में से -3 किया तो ये आपका 3 आ गया, और इधर 8 है और बीच में यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 8 में से 3 गया, ये 5। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर कर लेना है, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप भी आसानी से कर सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन भी 1-2 आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब आ गया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि जिस मेथड से किताबों में और बहुत सारे टीचर्स कराते हैं उससे आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर मैं जैसे करा रहा हूँ अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि संख्याओं 4/3, -3/2, -9/8 और 7/4 का अवरोही क्रम क्या होगा, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब हो गया सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा वाला आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आएगा, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताओ, माइनस वाली संख्या कभी भी होगी प्लस वाली से तो छोटी ही होगी, ठीक है ना। तो जरा ये बताओ, ये वाला ऑप्शन तो कभी आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसने शुरुआत माइनस वाले से कर दी। शुरुआत में माइनस वाला आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी कौन सी होगी, पहले तो प्लस ही आएगा, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं, जरा यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन में ये 7/4 है और ये -3/2 है, फिर प्लस वाली संख्या आई है, क्या ये कभी पॉसिबल है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए जब भी होगा प्लस वाले में ही पहले बड़ा आएंगे, उसके बाद माइनस वाली चीजें शुरू होती है, क्योंकि नंबर लाइन आपको पता है, ठीक है ना। इधर की सारी चीजें अगर ये 0 है तो इधर के सारे प्लस होते हैं, इधर के सारे माइनस होते हैं, तो इधर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी और इधर वाली बड़ी होगी। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब आपके सामने आ जाता है 7/4 इसमें भी है, 4/3 इसमें भी है, 7/4 इसमें भी है, 4/3 इसमें भी है। तो अब हमें इसमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में यही मिल रहा है।
अब हम केवल चेक करेंगे -3/9, -3/2 और -9/8 में कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। ये देखो मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, आप अगर अप्लाई करोगे तो चंद सेकंडों में हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जहां अब मुझे इन्हीं दोनों में तुलना करके बताओ किसमें -9/8 और आपका है क्या -3/2, इनमें से कौन बड़ा है, ठीक है ना, ये आपको पता करना है। देखिए एक मेथड होता है कि इनको डिवाइड करके डेसिमल निकाल लो फिर तुलना कर लो कौन बड़ा कौन छोटा है। एक मेथड होता है क्रॉस मेथड, जो कि मैं हमेशा करवाता हूं, ठीक है ना। क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो लगाते हैं, एरो लगा करके जिधर एरो का हेड होता है 9 दूनी 18 तो -18 इधर लिख देंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और इधर 8 3 24 तो -24 इधर लिख देंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कौन सा इसमें से बड़ा है, -24 बड़ा होता है कि -18 बड़ा होता है, आप मुझे बताइए। तो आप कहोगे कि सर -18 बड़ा होता है, क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे यहाँ पे देखिए -24 यहाँ कहीं आएगा, 23 22 21 इस तरीके से आते आते 0 1 2 3 हो जाता है। तो माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। तो आपका जो भिन्न बड़ी होगी इनमें से कौन सी बड़ी होगी, -9/8, ठीक है। तो अब मुझे बताओ -3/2 से पहले -9/8 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी कट गया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो देखो मैंने सारे ऑप्शन कराए इसलिए टाइम लगा, आप लोग करोगे तो बहुत प्यार से आराम से इनको केवल चेक कर लेना, 2 सेकंड का टाइम लगेगा और अपने आप आंसर टिक कर देना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। सॉरी, चलो आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होगे अच्छे से। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला दे रखा है, यहाँ पे नीचे हिंदी वाला दे रखा है, तो इंग्लिश वाला ढक रहा है आई थिंक, हाँ यहाँ पे है। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि 15 की पावर a की पावर bc अपान 5 की पावर ab की पावर c बराबर 1 है और a बराबर 2 दे रखा है, c बराबर 3 है, तो आपसे इतने का मान पूछा है, कितने का, 5 की पावर a ब्रैकेट में b प्लस c और 5 की पावर a ब्रैकेट यहाँ पे a प्लस 2 ये दे रखा है, इसका मान आपसे पूछ रखा है। तो जरा देखिए हमें a पता है, b पता है, लेकिन इसमें c भी दे रखा है, c नहीं पता है, तो हमें पहले c पता करना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 15 है ना, तो 15 की पावर में आपको दे रखा है a की पावर bc, तो घात की घात होती है तो वो गुणा हो जाता, तो सीधा है abc लिख सकते हैं आप, बटा ये 5 की पावर कितना दे रखा है ab की पावर c, तो ये भी 5 की पावर abc लिख दीजिए, 5 की पावर abc, क्योंकि घात की घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है ना। अब आप इसको देखिए सिंपली काट सकते हैं, 5 की पावर abc से इसको 15 को काटोगे तो ये 3 की पावर abc बचता है। अगर नहीं समझ में आया कैसे काटा है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 15 को लिख दीजिए 3 गुणा 15, तो इसकी की घात abc हो जाता है, इसकी 5, इसकी भी घात abc हो जाता है बटे 5, तो abc, तो ये वाला कट जाता है, केवल ये बचता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन कितनी बच गई, ये आपके पास बच गई 3 की पावर abc बराबर कितना है 1 आ गया, इतना आपके सामने बच गया। थोड़ा सा मैं और ऊपर लेता हूं ताकि स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। ये रहा 3 की पावर abc बराबर 1 आ गया। अब a की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणा b गुणा 3 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 दूनी 6b लिख सकता हूँ, बराबर 1 हो गया। अब हमें यहाँ से b चाहिए। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है, दुनिया में किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मतलब 1 को हम किसी की घात 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 1 को ये भी तो लिख सकता हूँ 3 की घात 0, तो भी तो यही बात है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अगर 1 को 3 की घात 0 लिख सकते हो, 3 की घात 0 को 1 लिखा जाता है, तो मैं यहाँ 1 को लिख देता हूँ क्या 3 की घात 0, तो ये आपका आ जाएगा 3 की घात 6b बराबर 3 की घात 0। तो अगर हम आधार बराबर हो गया तो घातों की तुलना कर लेते हैं, तो 6b बराबर आपका 0 आ गया, तो b निकल के आ गया 0। सिंपल सा, जब आपके पास b पता हो गया, आपको a और c तो दिया ही था, अब ये जो पूछ रहा है वो बता देते हैं। इसको कह रहा है 5 की घात a मतलब 2 ब्रैकेट में, b मतलब 0 प्लस 3, और नीचे कितना है 5 की घात a मतलब 2 की प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 की घात 6 बटा 5 की घात 4, तो इसको जब काटोगे तो 5 की घात 2 बचेगा, 5 की घात 2 कितना होता है 25 होता है, 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान था, ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन है आपके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी का ऊपर करके थोड़ा स्पेस लेके समझा देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहा है अंकों 8, 3, 0, 5, 1, 4 से बनी 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 अंक ही है। यहाँ पे कह रहा है 6 अंकों से बनी सबसे छोटी विषम संख्या आपको निकालनी है। और आप बताओ सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनाना है तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करो। तो क्या मैं ये लिख दूं 0, 1 इस तरीके से? नहीं, कोई भी संख्या अगर आप 0 से लिखना शुरू करोगे तो ये 6 अंक नहीं बनाएगा, ये बल्कि आपका 5 अंक बनेगा। तो ये आप नहीं लिखोगे, आप लिखना शुरू करोगे सबसे छोटा आप यहाँ पे लोगे 1, उसके बाद आप 0 ले लो। 0 आपने ले लिया, ठीक है। 0 के बाद उससे बड़ी कौन सी आ रही है? 3 ले लो। 3 से बड़ी कौन सी आ रही है? 4 आ रही है। अब 4 से बड़ी कौन सी आ रही है? 5 आ रही है। उससे बड़ी 8 आ रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, इसने कहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। अगर यूनिट प्लेस पे सम आ गया है तो ये तो सम संख्या हो गई, विषम तो बनी नहीं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, 5 और 8 को इंटरचेंज कर दो। पहले 8 लिख दो, फिर 5 लिख दो। ये अब आपकी सबसे स्मॉलेस्ट 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई इनकी हेल्प से, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया। अब कह रहे हैं इसमें से माइनस कर दीजिए, किसको? कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। और सबसे बड़ी सम संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला पकड़ो पहले, तो 8 हो गया। उससे छोटा कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि सर 5 आ जाएगा। 5 से छोटा फिर 4 आ जाएगा। अब ये चौथा नंबर पूरा होने वाला है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका संख्या सम बनानी है, ठीक है ना, क्योंकि इसने इवन बनाने को बोला है। तो आप बताओ क्या मैं 4 से छोटी 3 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि विषम हो जाएगी। तो उससे छोटी 1 रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि विषम हो जाएगी। तो एक ही संख्या बची 0, तो यहां मैं 0 लगा दूंगा, ठीक है ना। अब आपको बस सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो आंसर में लास्ट में 5 देख लो। 5 एक ही जगह दे रखा है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 9। आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अप्लाई किया करो, लास्ट डिजिट वगैरह, तो आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है ना। चलो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बहुत अच्छा सा, ये भी दे रखा है। वैसे ये काफी आसान होता है अगर आप लोगों ने कभी इस चीजों को सीखा होगा। तो यहां आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ एक बार देख लेते हैं। इस पे भी नहीं डाला मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका हो गया 5, इसको 5 लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। इसका मैं अगर बेसिक बताऊं तो एक फार्मूला होता है M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। ये होता है इसका बेसिक फार्मूला। इसमें कौन क्या होता है वो जान लीजिए। M1 होता है नंबर ऑफ आदमी कितने लगे हैं, D1 कितने दिन काम करें, दिनों में भी कितने घंटे काम करें, W मतलब कितना काम हुआ है। तो उसी तरीके से ये होता है। अगर और एक चीज का ये भी ध्यान रखना, इसमें जो चीज नहीं दिया हुआ उसकी जरूरत नहीं है, समझ लो, वो फार्मूला अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 व्यक्ति दिया है, 8 व्यक्ति कितने दिन तक काम किए, 9 दिन तक काम किए हैं। काम कितना किए नहीं पता है, कह रहे हैं उसी काम को, सेम काम है, इसका मतलब W1 और W2 बराबर हो जाता है। तो 12 व्यक्ति मान लिया हमने x दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी W काम ही है, तो W से W तो हट ही जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल सा आप क्या करोगे, 9 8 तो ये 72 हो गया, 12 से काटोगे 12 6 72, तो 12 व्यक्ति आपका जो काम करेंगे 6 दिन में करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 से इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टाइम भी दे रखता घंटे वगैरह तो वो भी हम सॉल्व कर देते। एक बहुत बढ़िया सा अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाता है। यहां आपसे कह रहा है यदि 3x माइनस 1/2 बराबर 8 है तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए इसमें आपको ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा आंसर हिट कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। देखो आपको
सिंपल नंबर से वर्ग में जाना है। तो आपको साफ साफ एक बात दिख रहा होगा कि ये जो है 3 का वर्ग है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 1/4 है तो ये 2 का वर्ग है और एक्स का स्क्वायर है। मतलब कुल मिला के अगर मैं इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये चीज मुझे मिल जाएगी। क्या होता है फार्मूला आप बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ये होता है। तो हमें चाहिए क्या? देखिए ये फार्मूला लगाएंगे तो इधर का भी वर्क करोगे तो इधर आपका आ जाएगा 64, ठीक है ना। अब जरा ध्यान लगाइए इस पे, हमें तो इतने की वैल्यू पूछ ही रखा है तो मैं सारा नहीं सॉल्व करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा इसका स्क्वायर करके यहां लिखो 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 1/4x स्क्वायर, ये सब आप पेपर में मत लिखना, भले यहां मैं बोल रहा हूं। सीधा आप हिट करना क्या, 2ab, तो 2 आएगा इंटू ए की जगह 3x आएगा, इंटू बी की जगह 1/2x आएगा, ये 64 के बराबर हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए x से x चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 3, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस करके ये वाली पूरी संख्या बचेगी आपकी, ठीक है ना। कितना? 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये बचेगा। अब आपको इसी की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर ले जा करके, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, हाँ -2ab होता है, -3 को इधर ले जा करके जोड़ दीजिए तो सीधा सीधा 67 आपका आंसर आ जाएगा। 64 में 3 जुड़ता है 67 हो जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे वो आपको ध्यान रखना है। चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पेपर में क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत यही आती है कि सर टाइम नहीं बचता, क्योंकि टाइम आप लोग अपने आप जानबूझ के दे देते हो। आप क्या करोगे, आपको दिख गया यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आपको पता है कितना आएगा, 2ab आएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 यहाँ पहले ही कट गया, x से x कट गया, केवल 3 बचा, 3 आ गया, 8 का 64 होता है, 64 में ये -3 जुड़ जाएगा, 67 आंसर मार्क करके निकल लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है आपका। कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजक 5x - 2 के बराबर है। तो इसका मतलब इन सबको सिंप्लीफाई करके हमें चेक करना है कौन इतना बना पा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इनमें भी दिमाग लगाया करो कि सबसे पहले हम किसको चेक करें, ठीक है ना। जैसे अगर मैं अपना माइंड यूज करूं तो मैं देखूंगा नीचे 4 है, सब में 4 है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई टर्म मिले जहां ऊपर पहले कॉमन वगैरह मिल जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो। 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 5 में कॉमन नहीं है, 5 6 में कोई कॉमन नहीं है, 2 और 2 में कॉमन हो, तो पहले मैं डी को अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो चलो 2 और 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये काट दिया, इसको ये बाहर निकल के कट गए, तो ये 2 बार में कट गया, ठीक है ना। अब मैं इसको ओपन करूंगा, 3x और 7x ये मिलकर के बन जाता है आपका 10x, ठीक है। और +1 और -5, तो 5 में से 1 गया, आपका आ जाता है कितना, -4 बटे में 2 है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना, 5x - 2, और नीचे भी 2 था, तो ये वाला 2 जो है, ये वाला जो 2 था इसको काट देगा, आपके पास बच जाएगा 5x - 2, और यही पूछा तो आपका एक ही बार में आंसर मिल जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप पकड़ना चाहेंगे, क्लू पकड़ना चाहेंगे, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ क्लू देता है जिससे कि आपका टाइम मैनेज हो सके, ठीक है ना। लेकिन आप अगर नहीं देते, एक लीनियर वे में चेक करते, आप सोचो अगर मैं पहले ऑप्शन से करना शुरू करा होता तो मेरा जायज सा बात था कि 4 गुना टाइम लगता, जो टाइम इसको करने में लगेगा। अगर मान लो इसको करने में मुझे 5 सेकंड लगता है, अगर मैं इस तरीके से ढर्रे से शुरू किया होता बिना दिमाग का यूज किए तो मुझे ये 20 सेकंड लगता। तो यही सारी गलतियां आप करते हो, तो पहले दिमाग लगाओ कि कहां पे कुछ जल्दी कर सकते हैं, तो उसी में आपका आंसर छिपा रहेगा, आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई, आपको आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाए, आ जाओ, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 9, ठीक है ना। ये 9वां क्वेश्चन हो गया आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं उसी अच्छे तरीके से इसको कराऊंगा भी। आप लोगों को फार्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं होगी। जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं बिना फार्मूले के ही करवाता हूं, ठीक है। तो देखियो इंग्लिश का मैं ऊपर कर देता हूं, जिसको पढ़ना था वो पढ़ ले, ठीक है। ये वीडियो रोक करके अब मैं इसको ऊपर करके थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, को ध्यान से पढ़िए जरा। 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 4000 पर 10% वार्षिक की ब्याज दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछ रहा है, कितना होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो, ठीक है ना। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज लगाना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगाना, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, चलो मैं ब्याज पे ब्याज लगा के दिखाता हूं।
ये देखिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था 4,000 रुपए, ठीक है, 4,000 रुपए आपके पास थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2.5 साल की बात किया है तो 1 साल प्लस 1 साल प्लस आधा साल, यही तो हो गया ना 2.5 साल। तो पहले 1 साल का ब्याज निकालो, पहले 1 साल का ब्याज आपने निकाला पहली साल, ठीक है ना। तो 10% बताओ कितना होता है, 4,000 का 10% कितना होता है। मैंने आप लोगों को सिखाया है जब भी 10% निकालना हो लास्ट से 1 जीरो कम करके लिख दो, वही आंसर आ जाता है। 1 जीरो काटा तो 400 रुपया हमारा आंसर आ गया। पहली साल जो उसको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा उसको कितना, 400 रुपए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरी साल पे, 1 साल का काम हो गया, दूसरी साल पे आ जाओ। दूसरी साल फिर 10% ब्याज मिलेगा उसको 4,000 पे, तो फिर कितना मिल गया उसको, 400 रुपया मिल गया। लेकिन एक बात सुनो, अभी मैंने आपसे क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। मतलब पिछली साल वो जो 400 रुपया कमाया था ना, अब उसका 10% वो और कमाएगा, तो कितना हो जाएगा, 400 का 10%, 1 जीरो हटाओगे तो 40 रुपया वो यहां कमा लिया, ठीक है ना। अगर आप ये सीख जाते हो ना, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जीवन में, ठीक है। अब आ गया 2 साल तो फुल ईयर था, अब अगली बार उसके पास आधा साल ही बचा है, तो जब आधा साल बचा है तो रेट भी आधा हो जाएगा। अब 10% से नहीं लगेगा ब्याज, अब लगेगा 5% से। तो चलो तीसरे जो हाफ ईयरली है, आधे साल में, वो मैं 5% के हिसाब से काउंट करता हूं। तो 4,000 का 5% बताओ कितना होगा, 4,000 का 10% 400 रुपया था, तो 5% उसका आधा 200 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। आप कहोगे कि सर बिल्कुल हो जाएगा, ये हमने कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ क्या इतना ही आंसर होगा, नहीं, आपने जो पहले ब्याज कमाया है उस पर भी ब्याज आपको मिलेगा। तो इस 400 का भी 5% कितना हो जाएगा, 10% 40, और 40 का आधा 20 रुपया हो गया, यहां से कमाएगा। और इस वाले का भी, इस 400 का भी अभी 20 रुपया बकाया है, क्यों, क्योंकि इस पे भी ब्याज लगेगा ना 5%। तो इस 400 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो, ये भी आ जाएगा आपका 20 रुपया, ये कमा लेगा। अभी ये भी ब्याज मिला था उसको, इस पे भी पिछले जितने भी ब्याज थे सब पे ब्याज लगेगा। इस 40 रुपए का अगर आप 5% निकालोगे तो 40 रुपए का 10% आपका 4 रुपया आ गया, कितना, 4 रुपया। तो 5% कितना आ गया, आप कहोगे कि सर 2 रुपया, तो 2 रुपया ये भी ब्याज हो गया। अब इन सारे ब्याज को जोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जोड़ना भी बहुत आसान है, कैसे, देखो 400 प्लस 400 800 और 2 10, 1,000 रुपया हो गया आपका, प्लस 40 और 20 60 20 80 2 82, 82 रुपया ये, तो 1,000 में 82 जोड़ दो, 1,082 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। बाकी अगर आपका मन करता है फार्मूले से करने का तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कभी भी, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम जाता है और आपको रट करके एक फार्मूला भी रखना पड़ता है। आप रीजनिंग की तरह सॉल्व करोगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, एक बारी आपको समझ में आ जाएगा दोबारा जब देखोगे, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो यह कोण कहलाते हैं। आसन्न का मतलब एडजेसेंट, जैसे अगर ये एक लाइन है, इस पे यहां से हमने कट कर दिया, ये वाला कोण इसके एडजेसेंट बोला जाएगा। अगर ये x है ये y है तो x और y आपस में क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। अब ये यही कह रहे हैं कि इनका योग अगर 180 है, मतलब x प्लस वाई आपको अगर 180 दे रखा है, तो ये क्या बोले जाते हैं, तो ये बोले जाते हैं लीनियर पेयर ही तो बोले जाते हैं। एक ही रेखा पे बढ़ने वाले दो एडजेसेंट एंगल का योग अगर 180 है तो वो लीनियर पेयर बोले जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, आगे बढ़ चले। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप प्रैक्टिस करें। और अच्छा एक चीज आप लोगों को ये बता दूं, यकीन मानिए जिसने जो हमने थ्योरी क्लासेस जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस PYQ कराया है, लगभग 20 से 25 के बीच में वीडियोस है, वो पूरा अगर देख लेता है और ये 20 डेज सीरीज फॉलो कर लेता है और जो मैराथन क्लास आएगी उसे फॉलो कर लेता है, आप यकीन मान के चलिए आपका 100% मैथ में आएगा और साइंस में 100%, 100% की गारंटी लेता हूं जिसने अगर फुल डेडिकेशन से ये कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब मैं प्रैक्टिस जम के करा रहा हूं आपकी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 हो गया आपका। इसमें आपसे कह रहा है दो रेखाखंड AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल OAC 40 है एंड एंगल OCA 60 है तो इतना 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 है। तो इसको पहले फिगर बनाते हैं तो अच्छा होगा। ये शिफ्ट कर दिया मैंने। कह रहा है पहले दो रेखाखंड AB बना दो। लो बना दिया भैया। ये आपका आ गया कितना, AB लाइन हो गई, ये आपकी हो गई कितनी CD, ये दो लाइन हो गई। अब आगे क्या कह रहा है,
आपसे कह रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान देना, जहां पे दो स्ट्रेट लाइन कट करती हैं तो ये कोण आपस में क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, जो कि बराबर होते हैं, इतना भी दिमाग में रखते रहना। कह रहा है ओ ए सी, तो कहाँ है, ये ओ पे कट कर रहे थे, ओ ए सी, इसका मतलब ये मिलवा रहा है यहां से, ये कोण आपको दे रखा है 40, ठीक है भाई, सॉरी। अगला कह रहा है ओ सी ए 60 दे रखा है, कहाँ है, ओ सी ए, ये कोण आपको 60 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्या दे रखा है, कह रहा है ओ डी बी 50 है, ओ डी बी, इसको मिला दीजिए, ये वाला कोण 50 का दे रखा है आपको। और क्या कह रहा है, ओ बी डी, ये वाला एक्स दे रखा है, और एक्स आपसे पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल हो गया, आप तो ये 60 है, ये 40 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60 40 तो 100 ये हो गया, 180 में से 100 गया, तो ये बच गया आपका 80। और अभी मैंने बताया, इसको मैं यहां रब कर देता हूं जरा सा, ओ पॉइंट यहां ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड, ओ यहां हो गया। अभी मैंने बताया कि ये वर्टिकली अपोजिट कोण बराबर होते हैं, इस तरह से दो रेखा कट कर रही है, तो ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। जब ये 80 है तो आपका ये भी 80 आ जाएगा। अब आपसे x पूछा है, जरा मुझे बताओ x कितना आएगा, खुद ही सोच के बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर 8 5 13, इसका मतलब 130 तो ये हो गया, और हमको तीनों का योग फिर से 80 बनाना है, तो x को मैं कितना ले लूं कि x आपका 80 180 बना दे, तो 130 था, और 50 अगर और जोड़ जाए तो 180 बन जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50, जो कि ए ऑप्शन में ही आपको दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 हो गया, हाँ 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको जरा पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसमें आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, तथा ट्रायंगल PQR में A बराबर P, PAB बराबर PR तथा CAC बराबर दिस है, तो इतना बराबर इतना, इतना तक x का मान। तो पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं, तब थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। लो देखो, आपके सामने मैं दो ट्रायंगल बना देता हूं, ये हो गया और आपका ये हो गया। ABC है आपका ABC, और एक है PQR, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है कि AB बराबर है PR के, तो ये वाली रेखा है PR, इसके बराबर हो गई, सॉरी AC बराबर है PQ के, तो ये वाला इसको 3 कट मार दिया, ये इसके हो गया 3 के कट के। और क्या दे रहा है, एंगल A बराबर P है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है QR दे रखा है, ये वाली साइड दे रखा है 3x + 5, QR दे रखा है 3x - 5, ठीक है। BC दे रखा है आपको x + 7, BC दे रखा है x + का 7, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा ये हो गया आपका, और आपसे कह रहा है कि x का मान आपसे पूछा हुआ है बेसिकली। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को देखूं तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंट हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल, इसका ये वाली साइड और इसका एंगल, इसकी साइड एंगल साइड, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा, किसके हो जाएगा, PRQ के, PRQ के। क्यों है आप मुझे बताओ क्यों है, क्योंकि देखिए साइड एंगल साइड से, क्राइटेरिया लगा दो साइड एंगल साइड से। अगर किसी को डाउट है, चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा बहुत बेहतरीन तरीके से, वहां जाके देख लो, ठीक है। तो ये आपके कंग्रुएंट हो गए, और आपको पता होना चाहिए जब दो त्रिभुज आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो उनकी सब कुछ बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये वाली साइड अब बराबर हो गई इसके, तो सिंपल सी बात है, x + 7 बराबर हो जाएगा 3x - 5 के, तो ये आपका हो जाएगा x + 7 बराबर हो जाएगा 3x - 5 के, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 में 5 जुड़ेगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 में से, अच्छा ये जाके घट जाएगा, 3 में से 1 x चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x, ठीक है ना। तो आपके पास x जो निकल के आ जाएगा 12/2, काटोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 6 कहां दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, आपको ध्यान देना है इस पे, क्या कहना चाह रहा है। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BA, ये आपका आई थिंक 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, BA बराबर BC, यदि AE तथा CF क्रमशः एंगल A तथा C के समद्विभाजक हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि फिगर बनाऊं, आपको जल्दी समझ आए, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप त्रिभुज बना लो, एक ABC, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये रहा आपका A, ये रहा B, ये रहा C,
ठीक है ना, सी और सॉरी यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं, रुको, क्योंकि अभी बताता हूँ इसकी रीजन क्या है। रीजन यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैं, ए हो जाता है आपका और ये बी हो जाता है और ये आपका सी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ समझ गए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी ए बराबर बी सी दे रखा है, बी ए ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अच्छा, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो बिना कहे आप ये भी मान लो कि एंगल ए बराबर एंगल सी भी है, एंगल ए बराबर एंगल सी है, ये बात अपने आप समझ लो। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कोण ए तथा सी के समद्विभाजक को निम्न में से कौन सा सत्य है? अच्छा, ए ई और सी एफ क्रमशः इसके समद्विभाजक है। तो ए का समद्विभाजक हमने यहां कर दिया ए ई हो गया, सी वाले का समद्विभाजक हमने यहां कर दिया सी एफ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जब आपको पता है कि पूरा सी पूरा ए के बराबर है तो आधा ए आधा सी के भी बराबर होता है, ठीक है ना, आधा सी के भी बराबर होगा, ये बात का ध्यान रखना। जब पूरा कोण बराबर तो उनके दोनों के आधा आधा पार्ट करोगे तो वो भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है? त्रिभुज ए एफ सी मतलब पहले तो ए एफ सी की बात कर रहा है। कहां है ए एफ सी, उसको देख लेते हैं जरा। देखिए, ए यहां से एफ और यहां से सी, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है यहां पे ए एफ सी में, ठीक है ना, ए एफ सी। और कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है आपसे? अब अच्छा, बाकी पता करना है किसके साथ सर्वांगसम है, किसके बराबर होगा। कौन सा सत्य? यहां से सर्वांगसमता का साइन होना चाहिए। यहां बराबर का साइन कैसे दे रखा है? यहां पे एक लहरती हुई लाइन भी तो होती है सर्वांगसमता के लिए। एक सेकंड में इसका क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूं। कहना बराबर क्यों होगा? बराबर तो एरिया वगैरह होता है, सर्वांगसमता क्यों बराबर कर रहे हैं? एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा जरा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। ऑप्शन में तो इन्होंने बराबर ही लिख रखा है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये बराबर नहीं है, सर्वांगसम है, ठीक है ना, क्योंकि बराबर पे आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे एक लहरती हुई लाइन बना लो, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। अब चलो, इनको हमें सर्वांगसम प्रूव करना है कि कौन सा किसके सर्वांगसम है, ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। चलो, अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ए एफ सी में। जरा अगर हम बात करें ए एफ सी में हमें क्या क्या मिल जाएगा। एक तो देखो, अगर हम दूसरा त्रिभुज हमें लेना है, कोई सा भी ले लो, ए सी ई ए में। अच्छा, एक चीज तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल सी के, एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल सी के। तो एक बात तो तय है कि अगर आपका त्रिभुज ए एफ सी से शुरू है तो दूसरा त्रिभुज जो शुरू होगा सी वाले से ही शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर है सी के, तो जब पहले त्रिभुज की शुरुआत ए से किया है तो दूसरा त्रिभुज भी शुरू होगा आपका किससे? सी से, क्योंकि ए एंगल बराबर है सी के। तो आपका ये दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, ए से शुरू है, ए से शुरू है, तो ये दो ऑप्शन काट दो, आपके आंसर इसी में से है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात पता चल गई। अच्छा, इस पे आ गए हम लोग। अब देखो, ए इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें ए एफ सी में एंगल ए मिल गया, और अच्छा ए सी जो साइड है और दोनों में कॉमन है, एंगल ए बराबर एंगल सी, दूसरी चीज मिल गया ए सी बराबर ए सी, दोनों में कॉमन हो गया, दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और हमें क्या मिल जाएगा? और हमें मिल जाएगा, अच्छा आप चाहो तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? देखो, चलो अभी मैं उसको बाद में बताता हूं। ए सी बराबर ए सी हो गया आपका। दूसरा क्या मिलेगा? अच्छा, एक चीज देखो, इस कोण से ये वाला एंगल हाफ ऑफ सी, ये त्रिभुज ए एफ सी में एंगल हाफ, इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ए का आधा सी के आधे के बराबर होगा, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो दूसरा हमें कोण भी मिल गया, ठीक है ना। कौन सा? एक्स बराबर एक्स ले लो, कोण एक्स बराबर कोण एक्स। तो अब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो आपके सामने त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ए एफ सी आ गया, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी, और उसके बाद कौन सा आएगा? ए के बाद एफ आया था तो इसके साथ करस्पॉन्डेंस में ई आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ये वाला ए आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ट्रायंगल सी ई ए आ जाएगा। तो आपका ये वाला देखिए कहां दे रखा है, ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और 100% ये कंफ्यूजन होना भी चाहिए। आप इसको फिर से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा, यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद, और अगर आप तुलना भी करना चाहेंगे ना, तो कभी भी ए और ई बराबर ही नहीं हो पाएंगे,
ठीक है ना। तो आप कभी ए और ई को बराबर नहीं करोगे, जब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए ही आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये आ सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्राइटेरिया लगाओगे तो देखिए एंगल, फिर ये वाली साइड और फिर ये छोटा वाला एंगल, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। एक बार आप खुद से जरूर इसको ट्राई करना अगर आप चाहते हो कि इस पे कॉन्फिडेंस आए, और अगर अभी भी कोई वीकनेस है तो चैप्टर जरूर पढ़ लेना, वहां पे और अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15। इसमें कह रहा है यदि एफ ई वी क्रमशः एक षटभुज आधार वाले प्रिज्म के क्रमशः फलकों, किनारों और शीर्षों की व्याख्या करते हैं की संख्या है तो निम्न कथनों का सत्य कौन सा है वो बताओ। सबसे पहले तो आपको एक षटभुजाकार प्रिज्म बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। नीचे भी बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। प्रिज्म कैसे बनता है, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिला दिया जाता है, बाहर वाली बाहर से मिल जाता है, ये वाली इससे मिल जाता है, एक जो बचा है ये मिल जाता है आपका इससे। तो ये इस तरीके से कुछ डंबल जैसा प्रिज्म होता है इसका, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने चैप्टर में सिखा रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फलकों की संख्या, एफ की वैल्यू, एफ कितना होगा, एक फलक तो ऊपर एक फलक नीचे, 2 हो गए, बाकी 6 किनारों किनारों पे आ जाएंगे, 1 2 इस तरीके से जितनी एज है हर 2 एज के बीच में एक फलक दिखेगा। 3D में इमेजिन करो, आप सोचो कि आपके सामने एक बोतल है, ठीक है ना, जितने किनारे 2 किनारों से मिलकर के एक फलक बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 फलक यहाँ से आ जाएंगे, 2 ऊपर नीचे, तो 8 फलक हो गए टोटल। वर्टेक्स कितने आएंगे बताओ, कोने, 1 कोना 2 कोना 6 कोना ऊपर 6 कोना नीचे, 12 कोने आ जाएंगे आपके। एज कितनी आ जाएंगी, एज का मतलब किनारा, 1 2 3 6 किनारे ऊपर 6 किनारे नीचे 12 और 6 किनारे आजू बाजू में 18 किनारे आ जाएंगे, ये 18 हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू इन सारे ऑप्शन में रख करके सेटिस्फाई कराना है किसके साथ ये सत्य बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं बी में रखता हूं, पहले देख तो मैं अल्टरनेट रख रहा हूं इधर उधर करके। तो 3 इंटू एफ गुणा 18 सॉरी 8 प्लस 4 इंटू वी मतलब 12 कर दो, और माइनस 2 गुणा 18 बराबर 36। तो देखो इसको सॉल्व करो, 8 3 24 प्लस 12 चौक 48, ये 18 दूनी 36 माइनस का इधर भेज दो तो बराबर 36 36 72 आ जाता है। इनको जरा जोड़ो, 8 4 12 का 2 कैरी लगा 1 4 2 6 1 7, ये भी 72 इधर भी 72। LHS इक्वल टू RHS, यही आपका सत्य है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक दो अटेम्प्ट मारोगे, अगर आप मान लो ए से भी शुरू करते तब भी 2 सेकंड बाद आपका आंसर आ जाता। वैसे अगर आप सॉफ्ट माइंड यूज करते ना तो आपको बीच में ही देख करके लगने लगता कि यार इसको डबल के बराबर नहीं होना, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलो, तो ये सारे अगर कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो चैप्टर जरूर पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ आ गए हम लोग, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाता है। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखो यार मैथ में टाइम लग जाता है, साइंस के तो मैं इतनी देर में 30 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता है, या फिर CDP का, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आप लोगों को समझाना भी पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़ करके 16 और 30 है, तब इस त्रिभुज के न्यूनतम शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछा है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये आ गया। अब हम इसमें मान लेते हैं 16 ये हो गई तो आपका 30 ये हो गया, ठीक है ना। 16 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ पे राइट एंगल है आपका 90 डिग्री। आप अगर ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, 16 30 और इसके साथ हाइपोटेनियस जो आता है वो 34 आता है। अगर नहीं याद है, पाइथागोरस लगा के 16 का वर्ग 30 का वर्ग जोड़ोगे तो 34 का आ जाता है, ठीक है ना। तो कर्ण जो निकल करके आ जाएगा ये 34 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस हमें पता हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब लेकिन आपसे उसने पूछा है शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे छोटा शीर्ष लंब यहाँ पे होगा, और शीर्ष लंब ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी बनाएगा। इसकी हाइट अगर हम h मान ले, और यही हाइट आपसे पूछा है कितनी होगी, ठीक है ना। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे करोगे दिमाग लगाओ। एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुज का जो अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आप कहोगे कि सर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। मैंने आधार अगर 30 को मान लिया, ऊंचाई को 16 मान लिया, तो भी यही त्रिभुज का एरिया आएगा इसी बड़े वाले का। अगर मैं आधार को मान लो 1/2, इसको यहां करता हूं। अब आधार अगर मैंने मान लो बड़ी वाली साइड को 30 को मान लिया, सॉरी 34 को मान लिया, तो अब बेस कितना हो गया, ये लंब कितना हो गया, h हो गया, ये h हो गया। दोनों तरीके से क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसका भी जो है क्षेत्रफल आना चाहिए, इसका भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो अब इसी को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटा ये 15 बार में गया, 2 से काटा ये 17 बार में गया, ठीक है। आपको h चाहिए तो 15 गुणा 16 बटा 17 आ जाएगा, तो ये आपका h निकल के आ जाएगा। और कैलकुलेट मत करो, चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे डिनोमिनेटर में 17 दिख रहा है, और 17 को कोई नंबर काट भी नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, या किसी से कटेगा भी नहीं, तो आंसर में 17 दिखेगा ही दिखेगा। यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, तो बिना सोचे आप इसको आंसर मार्क कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं तो नो डाउट आप एक भविष्य के अध्यापक बनने की कगार पे हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो अगर आप लोग देख ले तो सीरियस बंदे हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपका 16 से 17 पे आ गए, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे आप देखो, थोड़ा सा रोक लेना, ये मैंने कर दिया, रोक लो वीडियो को और पढ़ लो। यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है इसको सॉल्व करने के लिए। ये हाँ ठीक है, और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। पर मैं सॉल्व कराऊंगा, ऐसे मत सोचना कि सर छोड़ के चले जाएंगे, हमें करना होगा, नहीं। देखिए कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या क्रमशः और ऊंचाई में अनुपात 5-7 दे रखा है, ये रेडियस है, ये हाइट है। यदि इसकी त्रिज्या 35 है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r + h, ये होता है, ये हमसे पूछा है आपसे, ये कैलकुलेट करना है। आपको दे क्या क्या रखा है, आपको दे रखा है इसने, एक सेकंड, रेडियस और हाइट का अनुपात 5:2 दे रखा है, लेकिन रेडियस को कह रहा है 35 है, ये दे रखा है 5:2, क्या r और h का, इसको बोल रहा है 35 है। तो आप मुझे बताओ 5 को उसने 35 कहा है, इसका मतलब 7 गुना, तो आप अपने आप इसको 7 गुना कर दो तो 14 आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो रेडियस 35, 14 हाइट, इसमें रख के कैलकुलेट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है, 22/7, आर की वैल्यू 35 और ब्रैकेट में 14 + 35 या 35 + 14, बात एक ही है। अब इसको जब आप काटोगे फर्दर 7×5 = 35 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आ गया। और आपका आ जाएगा 22 दूना 44, तो ये हो जाएगा, इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, 5 4 9, 3 1 4 49, इतना आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 44 गुणा 5 निम 45 के 5 कैरी लगा 4, 5 चौक 20, 4 24, 225 आ जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 4 5 20 के 0 कैरी लगा 2, 4 दूनी 8 और 4 5 20 और 8, ठीक है ना। तो 8 आ जाएगा लास्ट में, इसका करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, तो आप कर सकते हो। 245 में गुणा करना है 44 का, ठीक है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10780, आई थिंक यही आना चाहिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा थक गया तो इसलिए मैं इसको यहीं तक रखूंगा, ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, बहुत आसान है, यही आएगा, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको जो करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब वो जरूर कर लेना। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप उसमें कर देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं एक बार देख लूंगा। हो सकता है मैं भी ह्यूमन हूँ, कई बार क्वेश्चन टिक करने में या कोई कैलकुलेशन में, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं रहते हो तो कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा हिंट दे देना कि सर इसमें कोई डाउट है, तो मैं दोबारा देख करके अगले प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ले लूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं और तैयारी में लगे रहिए। 1-1.5 महीने का टाइम बचा है, दिवाली मनाने के बाद एकदम जोरदार जी जान से लग जाइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।